और यहाँ से हाफ स्ट्रेस हो जाएगा एक्सेस प्रेशर डेल्टा पी, स्ट्रेन हो जाएगा डेल्टा वी बाई वी। ठीक, अब इसी पर एक क्वेश्चन हम डायरेक्ट करवाने, तो इसी पर बेस्ड है। ठीक, तो आप इसको लिख के क्वेश्चन लिखिए तो इसी पर। water has density rho, and bulk modulus B. Find energy density of water in lake H meter deep. In lake H meter deep. In lake H meter deep. कितना? हाँ बस आ गया। कितना आ रहा है? हाफ रो जी स्क्वायर बाई डी। हाँ बहुत बढ़िया। इतना दिमाग काम कर रहा है क्या? नंबर करिए ना। हाँ बस बेसिक फॉर्मूला याद करके उसमें रख लिया जाए, बिल्कुल कोई टेंशन की बात नहीं है। आ गया ना? चलिए आ गया ना। देख लेते हैं। देखिए जैसे बहुत देखिए डरना नहीं है, जो डर रहा है उसी से आंसर नहीं आ रहा है। ये लेक का सरफेस है, फ्री सरफेस जो एयर के टच में है, उसके अंदर ये पूरा वाटर है। तो एक इमेजिनरी वाटर के स्फीयर ले सकते हैं। ठीक, एनर्जी डेंसिटी डिफाइन करना है तो कोई एक इमेजिनरी वाटर का स्फीयर ले सकते हैं। तो अगर हम नीचे आएंगे h हाइट, तो यहाँ पर प्रेशर क्या होगा? प्रेशर हाँ P0 प्लस H रो जी। लेकिन एक्सेस प्रेशर क्या होगा? एक्सेस प्रेशर होगा रो जी एच। रो किसका है? डेंसिटी वाटर का, बाकी एच है नीचे। ठीक है, ये एक्सेस प्रेशर बस। तो फार्मूला क्या होता है एनर्जी डेंसिटी का? हाफ एक्सेस प्रेशर रो जी एच इनटू ये हो गया स्ट्रेस। स्ट्रेन क्या होगा? स्ट्रेन हो जाएगा डेल्टा वी बाई वी। इसके चक्कर मत पड़िएगा, डायरेक्ट डेल्टा वी बाई वी नहीं दिया हुआ है, वॉल्यूम नहीं दिया हुआ है, लेकिन हाँ हमें ये पता है डेल्टा वी बाई वी होता है डेल्टा पी बाई बी। ठीक है बस। तो अब ये डायरेक्ट तो कैलकुलेट करने की कोई जगह नहीं था, लेकिन इसके बदले में लिख सकते हैं। जब इसके बदले में लिख सकते हैं तो आ गया आंसर हाफ रो जी एच। ये भी होगा रो जी एच बाई बी। नोट कर लीजिए रो जी एच का होल स्क्वायर बाई 2b।
रोजियस का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2। नोट करिए इसको जल्दी से। आया था आंसर? तो लिखिए अच्छा ये दिया नहीं व्हेन एक्सेस प्रेशर P लिख दीजिएगा यहाँ पर P गिवन व्हेन एक्सेस प्रेशर P इज अप्लाइड P लिख लीजिएगा। देखिए जो सोचना होगा सोच लिए होंगे आप लोग वैसे तो वेदर मैच कराइए उसको। देखिए जो बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला है B इक्वल टू P dP अपॉन dV इंटू V। ये लिखा जाता है डेल्टा P बाई डेल्टा V बाई इंटू V इधर B इक्वल टू। देखिए यहाँ जो डेल्टा है असल में ये जो बल्क मॉडुलस जो वॉल्यूम में चेंजिंग आता है वो हम लोग के
मैक्स टू मैक्स केस में जैसे हम रॉड को जब फोर्स अप्लाई करके खींचते थे, अगर वो 10 सेंटीमीटर का होता था तो मिलीमीटर में चेंजिंग आता था लेंथ में। तो वैसे वॉल्यूम में भी जो भी चेंजिंग आएगा बहुत कम चेंजिंग आता है। ऐसा नहीं कि हाफ वॉल्यूम चेंज हो गया, मतलब आधा वॉल्यूम हो गया, इतना बड़ा चेंजिंग नहीं आता। तो वॉल्यूम में चेंजिंग या उस समय लेंथ में चेंजिंग या जब शियर फोर्स लगाते हैं, टेंजेंशियल फोर्स जो थोड़ा झुकता है, इधर से थोड़ा ऐसे झुकता है, तो ये जो इसका झुकाव का लेंथ है ये भी बहुत बहुत छोटा होता है, ऐसा बहुत स्मॉल चेंज होते हैं। क्लियर ना? तो यहाँ पर जो है इसको लिख सकते हैं B = dP/dV × V। अब पूछ क्या रहा है? फ्रैक्शन चेंज इन रेडियस, इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होगा? dr/r या Δr/r, इसका मैथमेटिकल लैंग्वेज तो यही है। और फ्रैक्शन चेंज इन एरिया का मैथमेटिकल लैंग्वेज क्या होगा मैथ के फॉर्म में? dA/A। मतलब आपसे ये पूछ रहा है और ये पूछ रहा है। कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहां पर रेडियस और एरिया की तरफ जाने के लिए जो रास्ता यहां पर है वो वॉल्यूम है, क्योंकि वॉल्यूम में भी रेडियस के टर्म है और रेडियस में भी रेडियस के टर्म है, एरिया में भी रेडियस के टर्म है, मतलब तीनों में रेडियस एक कॉमन है। इसका मतलब हम dV/V के माध्यम से हम लोग आंसर पा सकते हैं। अच्छा, ये दिया हुआ P एक्सेस प्रेशर, जो dP है वही एक्सेस प्रेशर कहलाता है, वो P दिया हुआ है, ये मिल गया। अब देखिए कैसे वॉल्यूम को हटाना, रेडियस लाना है, तो स्वाभाविक सी बात है कि वॉल्यूम को फॉर्मूला याद करेंगे और कोई रास्ता ही नहीं है। अच्छा, हमें V मिल गया, ठीक है, बहुत बढ़िया, लेकिन हमें dV भी तो चाहिए। जहां D दी जाए मतलब डिफरेंशिएशन, जहां D दी जाए वहां पर डिफरेंशिएशन। इसका मतलब कि हमें वॉल्यूम को डिफरेंशिएट करेंगे तभी कुछ इस टाइप का एक्सप्रेशन मिल सकता है। dV जैसा एक्सप्रेशन कब मिल सकता है? डिफरेंशिएशन से ही मिल सकता है। मतलब कि हमें इसको डिफरेंशिएट करना होगा r के रिस्पेक्ट में। तो ये आ गया 4πr²। ठीक, कटपिट कर लीजिएगा, ये मिलेगा सॉल्व करने के बाद। तो देखिए dV = क्या मिलेगा? 4πr² × dr। ठीक है, अब यहां पर हम लोग ऐसा करते हैं, dV का वैल्यू यहां से रखते हैं 4πr² dr डिवाइडेड बाई V की वैल्यू यहां से रखते हैं 4/3πr³ P/D। 4πr² का एक बचेगा, 3 ऊपर जाएगा, तो 3 dr/r = P/D, या dr/r जो हमें चाहिए वो आ गया P/3D। ठीक है, एक तो हम रास्ता आपको दिखा दिए, इसका आप लोग अपने बेस पर लाइए आंसर, जैसे हम रास्ता दिखाएं उसी तरीके से लेकर के उसका आंसर मैच कराइए। इसको नोट करके ये इसका आंसर बताइए उसी तरीके से।
जल्दी नोट कर लीजिए इसको। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? इतना बड़ा वैल्यू इतने छोटे वैल्यू के बराबर कभी नहीं हो सकता ना। प्रैक्टिकली लॉजिकली सोचिए, ये आया कहाँ से वो भी नहीं सही से बता पाएंगे। लगाइए देखो, छोटा सा एरिया इतने बड़े बड़े क्वांटिटी के बराबर कैसे हो सकता है लॉजिकली? जो भी कर रहे हैं वो चीज क्लियर है। बिना बिना रीजन के, बिना लॉजिक के कुछ भी काम करेंगे, जबरदस्ती आंसर आ जाएगा, अलग बात है। आप जो कर रहे हैं पहले ये ध्यान दीजिए कि आप जो कर रहे हो सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। देखिए आपको जो है पहले तो जो पूछा जा रहा है वो आपको कॉपी में से लिख देना चाहिए और इसी के बारे में सोचना चाहिए कि ये कैसे आएगा। बोले ये तो आ जाएगा आर के टर्म में, ये तो आ जाएगा, क्या आएगा 4 पाई आर स्क्वायर। अब दिमाग खपाना है कि अच्छा डीए कैसे आएगा, ये तो आ गया भाई, डायरेक्ट फॉर्मूला में पता था, ये कैसे आएगा। तो सर डीवी कैसे लाए थे, v को डिफरेंशिएट किए, हम बोले थे ना d जहां पर आ गया मतलब समझिए डिफरेंशिएशन वाला काम करना है, ठीक। तो यहाँ पर a आ गया तो पक्का इसको भी डिफरेंशिएशन वाला काम करेंगे। अच्छा किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो वॉल्यूम को भी रेडियस के टर्म में डिफरेंशिएट किए थे तो इसको भी करेंगे उसी टर्म में, तभी तो सिंपलीफाई होगा। तो इसका मतलब a = 4 पाई r स्क्वायर होता है, तो dA/dr = क्या हो जाएगा 8 पाई r, तो dA = क्या हो जाएगा 8 पाई r dr, यहां रख दीजिए, ठीक। बताइए यहां से कितना आ रहा है 2dr/r, यही dA/a है। अच्छा ये आपको पता है क्या पहले से, पता है क्या पहले से? इसका मतलब 2p/3v। अप्रोच यही होता है, ऐसे सोचा करिए आप लोग, ठीक है ना। ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, ये वाला, ये नहीं पूछा हुआ है, ये है। कुछ बच्चे पछताते होंगे, बस थोड़ा सा ये सोच रहे थे काम हो गया। पछताना ही तो सिखाता है, जो पछताएगा वही सीखेगा।
हो गया, नोट करिए ना। अब देखिए बुकलेट में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, हम आप लोग देखिएगा, हम बता दे रहे क्या क्या दिया हुआ है। जैसे स्प्रिंग को 2 सेंटीमीटर हम आगे स्ट्रेच कर रहे हैं, तो उसके अंदर एनर्जी ई डेवलप हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी ई डेवलप हो रहा है। जब 10 सेंटीमीटर आगे उसको डिस्प्लेस करेंगे नेचुरल लेंथ से, तो कितना एनर्जी उसके अंदर स्टोर होगा, कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए यहाँ पे लैंग्वेज में तो आपको दिक्कत नहीं होता होगा। लैंग्वेज में एक वर्ड था TO2, एक होता है बाई, BY, क्लियर ना? दोनों का अलग मतलब होते हैं। जैसे अगर स्प्रिंग और ब्लॉक सिस्टम को स्ट्रेस टू, अगर ये वर्ड यूज किया गया, तो नेचुरल लेंथ से वहां तक का लेंथ कंसीडर करते हैं, ठीक। लेकिन अगर मान लेते हैं कि वो स्प्रिंग नेचुरल लेंथ से x1 डिस्टेंस पर था, इसको भी ये नेचुरल लेंथ है इसका, और वो पहले से ही x1 इलोंगेटेड है, पहले से ही यहां पर है। तो अगर वो पहले से ही x1 तक इलोंगेटेड है एंड स्प्रिंग इज फर्दर स्ट्रेच टू डिस्टेंस x2, इसका क्या मतलब हुआ? x1 के बाद मतलब स्प्रिंग पहले से x1 डिस्प्लेस है, और ये बोला था कि स्प्रिंग इज स्ट्रेच टू x2, इसका मतलब x2 कौन है? तो x2 ये होगा, यही बोल रहे थे आप लोग, तो ठीक है ना, तो सीख लीजिए, ठीक। दूसरा लैंग्वेज, अगर ब्लॉक यहां पर है, पहले से स्ट्रेच है, स्प्रिंग पहले से स्ट्रेच है, और ये वर्ड यूज किया जा रहा है कि स्प्रिंग देन फर्दर स्ट्रेच्ड बाय x2, तो स्ट्रेच्ड बाय x2 का मतलब क्या हुआ कि वो x1 पर था, अब x2 और स्ट्रेच किया गया, ठीक। तो इस टाइप के लैंग्वेज में आप लोग मतलब परेशान मत होइएगा। अच्छा, तो जो क्वेश्चन था इसमें वो ये था कि स्प्रिंग को पहले हम लोग 2 सेंटीमीटर जो है स्ट्रेच किए थे, तो उसके अंदर एनर्जी ई डेवलप हुआ था पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, क्योंकि स्प्रिंग के अंदर जो एनर्जी डेवलप होगा पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में होगा। तो x2 इज इक्वल टू हो जाएगा, x2 अगर ये दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, तो आंसर क्या होगा? और x2 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर सेकंड केस में, ये केस फर्स्ट है, केस सेकंड ये है, तो फर्स्ट केस में आंसर क्या आएगा, सेकंड केस में क्या आंसर आएगा? एनर्जी कितना स्टोर इसमें करेगा और एनर्जी स्टोर इसमें कितना करेगा। ये बुकलेट में क्वेश्चन 37 इसी टाइप का है, हम उसको और एक्सपेंड कर दिए हैं। वो एक क्वेश्चन दिया, हम इसको 2 टाइप्स में बांट दिए कि आप कंफ्यूज मत होइएगा। बताइए इसका आंसर क्या होगा? हाँ, इसका मतलब है 2, इसका मतलब है बाई। x2 at x1 is equal to 2 centimeter is the potential energy stored in spring. टाइम नहीं लगना चाहिए इतना।
पहले वाले में 25 देख लेते हैं। मतलब एक्सप्रेशन क्या बनेगा? एक्सप्रेशन बनेगा E इज इक्वल टू पहले के लिए, जब पहले से एक्चुअली स्ट्रेच है तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू होगा हाफ के 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, जो कि 2 सेंटीमीटर है इसको बोले, अगर हम एसआई वाली बात करें इसको थोड़ा समझिएगा यहाँ पर ध्यान से। अब जो सोचना होगा सोच ले होंगे आप, गलत या सही जो भी होगा अभी यहाँ बताइए ध्यान। जैसे 2 सेंटीमीटर है, जब ये एसआई यूनिट है ये भी एसआई यूनिट है, अगर तो हमें पता है कि डिवाइड करके कोई आंसर पाना है तो जरूर नहीं कि यहाँ पे सेंटीमीटर को मीटर में बदलिए। क्यों? क्योंकि जब डिवाइड करेंगे दोनों को तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल होगा, तो वहां पे हमें यूनिट को लेकर बहुत ध्यान नहीं देना है। बताइए ये तो एक एक्सप्रेशन मिल गया पहले के लिए। अच्छा, केस ए के लिए, फॉर ए बताइए, अब मान लेते हैं ई ए इक्वल टू क्या होगा, मतलब कितना एनर्जी स्टोर्ड हुआ, तो उसको 10 सेंटीमीटर से फर्दर क्या किया गया, स्ट्रेच किया गया। इसका मतलब ये होगा हाफ के 10 + 2, क्योंकि नेचुरल लाइन से डिस्टेंस लेते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा। अच्छा, क्यों इसको मीटर में नहीं बदले? क्योंकि अब इसको जब डिवाइड करेंगे E/EA, जब इसको डिवाइड करेंगे तो सेंटीमीटर होगा चाहे मीटर होगा, सब कट पिट करके यूनिटलेस हो जाएगा, ठीक है ना। यही है, ठीक है। अब कितना आ रहा है इसमें? तो E इक्वल टू क्या आ गया 36A। ये एनर्जी स्टोर्ड हुआ जब बाई x2 हम स्ट्रेच किए। फॉर B क्या हो जाएगा? E इक्वल टू क्या हुआ? वाई वाला केस ए में ना है, ए वाले में, हाँ, तो यही का तो सॉल्व किए हैं। नहीं वाई वाला बी में है, वाई वाला बी में नहीं है सर। x2 तो टोटल डिस्टेंस है तो 10 सेंटीमीटर दिया है। ये वाला के साथ सेक्सुअल अभी सर तो ये नेचुरल नहीं लाइन बना से हुआ सर। दिया है 10 सेंटीमीटर। अच्छा अच्छा, ये है ना, ठीक ठीक ठीक। कितना हो जाएगा? सर वो B का ये B का है, ठीक है ना। चलिए तब क्या मिटा मिटा कर दोनों सॉल्व कर लिए। वो पहले वाले का दूसरे वाले का नोट कर लिए, अब हो गया ना, तो कर लेगा ना लोग। अब 37 39 दिया था, तो एक बार डिस्कस कर लें, जल्दी से नोट करिए। यहाँ सिर्फ हमें ये बताना था कि टू का मतलब होता है और बाई का मतलब क्या क्या होता है, इसमें फंसिएगा मत आपको, बस यही बताना था, मेन मकसद हमारा ये था यहाँ पर। सर बी वाले केस में x1 अलग निकाल कर और x2 अलग निकाल कर जोड़ नहीं सकते हैं? एक मिनट, बी वाले केस में x1 अलग फिर x2 अलग निकाल कर जोड़ देने से ठीक है, बढ़िया ऐसे है। हो हम लोग सकता है। नोट कर लेंगे नहीं पहले, हो गया ना। अरे भाई यही तो कंफ्यूजन दूर करने के लिए हम क्वेश्चन कर रहे थे, ठीक, कोई बात नहीं, देख रहे हैं कोई बात नहीं। इधर इसके लिए जो एक्सप्रेशन हम लिख रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड, देखिए क्या ये सही है? इसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या दिया हुआ है
तो इसके इलोंगेशन से पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर होगा वो हो जाएगा हाफ के x1 स्क्वायर और इसके इलोंगेशन से हो जाएगा प्लस हाफ के x2 स्क्वायर। सही है गलत? भाई इतना इलोंगेट किया तो उतना वाला एनर्जी और इतना इलोंगेट किया तो वो एनर्जी, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? हाफ के x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर। बताइए एक्सप्रेशन सही है गलत? अरे तो ये तो तुरंत बोलना चाहिए आप लोग, यहाँ सही है। अरे मतलब क्या बोलना चाहिए, मुझे क्या पता। जो भी बोलना चाहिए ना, आप लोग सोचने लगे इसलिए मैं दुविधा हो रहा है। ये आपका फार्मूला कॉन्सेप्ट अभी रिवीजन में नहीं है इसलिए आप लोग घबरा रहे हैं। ये जो x1 x2 होता है ये हमेशा 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 नेचुरल लेंथ से काउंट होता है। आप कहीं बीच रास्ते से x2 उठाकर यहाँ पे नहीं रख सकते, ठीक? तो इसको नोट करके क्रॉस कर दिएगा, अभी रिवीजन के टाइम में काम आएगा। सही क्या होगा? अगर हमें ये एनर्जी निकालना है या टोटल एनर्जी निकालना है तो टोटल आएगा कैसे? ये तो हाँ, हाफ के x1 प्लस x2 का स्क्वायर, ठीक? ये टोटल एनर्जी है, टोटल पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, अगर हम आपसे पूछें कि ये एनर्जी कितना होगा, मतलब जब यहाँ से फर्दर स्ट्रेच करेंगे तो कितना एनर्जी और इसमें स्टोर होगा? टोटल में से आगे का माइनस कर। हाँ, तो हम कभी गलती से ये काम नहीं करेंगे कि इसको फर्दर स्ट्रेच किया तो कितना एनर्जी इसमें स्टोर हुआ वो इतना हुआ, ये कभी नहीं होगा, ठीक? ये जिस बच्चे को कंफ्यूजन है वो अच्छे से नोट कर ले इसको। उसका अगर आंसर पाना है कि इसमें कितना एनर्जी स्टोर हुआ तो पूरे में से ये घटाएंगे। तो जिसको सीखने के लिए मिला यहाँ पर नोट कर ले कि आगे फ्यूचर में कोई गलती ऐसा ना करे वो। देखिए इसके बाद लिख लीजिएगा, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी ड्यूरिंग elongation x2 in b part is equal to half k x2 square। ये नोट कर लीजिए, increasing potential energy during the elongation x2 in b part is equal to half k x2 square। नोट कर रहे हैं, जल्दी नोट करिए, इधर भी नोट करिए, इसको भी नोट करिए। बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, कोई दिक्कत है क्या? तो इसमें भी तो x2 मिडिल से ही कोई बात नहीं, तो नोट